झारखंड राज्य के सबसे खूबसूरत जिला गिरिडीह, जिसे पहाड़ों का गढ़ कहा जाता है, उस खूबसूरत जिला के खूबसूरत प्रखंड राज धनवाद के स्वर्गीय पुनीत राय स्टेडियम में, पुनीत राय स्टेडियम, तो जिस मनुष्य के नाम से यह स्टेडियम है उन्हें भी मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। स्वर्गीय पुनीत राय स्टेडियम में उपस्थित तमाम झारखंड के नौजवान साथियों, अभिभावक और यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं झारखंडी जोहार करता हूं। आज सबसे पहले सवाल बनता है कि इस आंदोलन का आगाज धनबाद जिले में हुआ था, बोकारो जिले में हुआ था, कि धनबाद में जिस आंदोलन का आगाज हुआ था, जो आग धनबाद से लगी थी, आज वो धनबाद क्यों आई? तो उस पर हमें एक बार सवाल करना चाहिए कि आज जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, अगर नहीं करते हैं तो नुकसान क्या होगा, और आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज इसे करने की आवश्यकता क्यों? क्या इस आंदोलन में हमें सफलता मिलेगी? क्या हमारा जो आंदोलन जो आज ग्राउंड से विधानसभा के भीतर तक जाएगा, या फिर कहीं व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक में ही दम तोड़ देगा? तो सबसे पहली बात, आज आंदोलन की आवश्यकता है क्यों? जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड राज्य का गठन किया गया था। एक लंबे संघर्ष के बाद, लगभग हजार बलिदान देने के बाद इस राज्य का गठन किया गया था सन 2000 ईस्वी में। जिस दिन इस राज्य का गठन हुआ था, इस राज्य के प्रथम सर्वोच्च रहनुमा डॉक्टर प्रभात कुमार, डॉक्टर नहीं शायद प्रभात कुमार, जो इस राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिन परिस्थितियों में, जिन साधन और संसाधनों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारतवर्ष का नंबर 1 राज्य है। आज 20 वर्ष बीत चुके हैं, हम लोग सभी मोटा मोटी पढ़ लिख चुके हैं, हम चिंतन मंथन करने सीख चुके हैं। आज 20 साल बीत चुके हैं। राज्य के सर्वोच्च रहनुमा ने 20 साल पहले जो अनुमान जताया था, 20 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी कि यह राज्य जिन साधन के साथ, जिन संसाधनों के साथ, जिन परिस्थितियों में अलग हुआ है, ये भारत का नंबर 1 राज्य होगा। आज 20 साल बाद एक बार हम लोग इसे क्रॉस चेक करते हैं, एक बार जानने और समझने का प्रयास करते हैं, क्या यह राज्य नंबर 1 बना है? क्या यह नंबर 1 राज्य बना है? जब नहीं बना है, 20 साल बाद वही स्थिति है, तो आज समय की मांग है, माटी एक बार फिर से गुलगुलान मांगी। और चूंकि हम गिरिडीह की सरजमी में हैं, तो मैं गिरिडीह का उदाहरण देना चाहूंगा कि यदि आज हम लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ते हैं तो नुकसान क्या होगा। 2016 में जो शिक्षक बहाली हुई थी, गिरिडीह में 52 शिक्षक थे। गिरिडीह और गोड्डा दोनों मिला के, माफ कीजिए, गिरिडीह और गोड्डा को मिलाकर 52 शिक्षक की नियुक्ति की गई थी। आपको जानकारी होनी चाहिए, 48 शिक्षक बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी के लोग बने थे। मात्र 4 टीचर गिरिडीह और गोड्डा के बने थे 52 शिक्षकों में। अब आप बताइए, लड़ना जरूरी है कि नहीं? एकदम है। आज ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज इस राज्य की दशा क्या है। आज जिस उम्मीद के साथ इस राज्य का गठन किया गया था, जिस उम्मीद के साथ इस राज्य का गठन किया गया था, आज हर वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूटकर, हर वो सपने चकनाचूर हो रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में सवाल बनता है कि क्या हम लोग चुप रहे, या आंदोलन करें और अपने अधिकार को सड़क से होकर सदन के भीतर घुसकर छीन कर ले लें। आज बहुत सारे लोग, हमारे तमाम वक्ताओं ने कहा, लोगों की संख्या को लेकर आपत्ति जताया। एक बात याद रखिएगा, हम लोग इंसान हैं। यहाँ जो भी संख्या एकत्रित हुई है, जितने लोग जुटे हैं, हम लोग इंसान हैं। और आप इंसानों की संख्या को 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं गिना जाता। 1, 2, 3, 4 लिप्टस का पेड़ को गिना जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 इस आम के पेड़ों को गिना जाएगा। इंसान की गिनती होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को उत्साहित रखिए, अपने आप को हतोत्साहित क्यों? आप यहाँ अकेले आए हैं, क्या आप हवा पानी से जन्म हुआ है आपका? आपके माता पिता हैं, हो सके अगर आप विवाहित हैं तो आपने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है, क्या वे लोग आपके विचारों के साथ नहीं है?
यदि वे लोग आपके विचारों के साथ नहीं होते तो यहाँ आपको आने ही नहीं देंगे। यदि आपके माता पिता, यदि आपकी अर्धांगिनी, यदि आपके बच्चे आपके विचारों के साथ नहीं होते तो यहाँ हमारा भाषण सुनने आने ही नहीं। तो इसलिए इस भूल में और इस गिनती में नहीं रहे कि लोगों की संख्या क्या। इंसान विचारधारा से सृजन होता है, इंसान विचारधारा से चलते हैं। इसलिए आज यहाँ लोगों की संख्या क्या है वो मायने नहीं है, हमारा आंदोलन सही दिशा में है कि नहीं है, हमारा आंदोलन सार्थक है कि नहीं है, ये प्रश्न सवाल लोग करेंगे कि क्या ये आंदोलन चूंकि युवाओं का आंदोलन है, नौसिखे नौजवानों का आंदोलन है, पढ़ने वाले बच्चों का आंदोलन है, क्या ये इन मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप से होकर विधानसभा के भीतर तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपके मन में ये सवाल भी आता होगा, आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि केवल ये फोटो की खिंचाई तक और प्रेस मीडिया तक सीमित तो नहीं न रहेगी, या फिर कहीं मोबाइल के स्टेटस में सीमित तो नहीं न रहेगी। तो आप उतना दूर कहे जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री को देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री ने क्या भाषण दिया है, कैसे लिया झारखंड, उनका नारा है, वो नारा हम लोगों का। विधानसभा के भीतर सुनिएगा माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू गिरिडीह के विधायक का स्टेटमेंट, क्या कहा था उन्होंने? वो किनका स्टेटमेंट है? हम लोगों का स्टेटमेंट। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि आंदोलन यहीं तक सीमित है, इस आंदोलन की गूंज विधानसभा के भीतर होती है। यदि इस आंदोलन के चर्चे विधानसभा के भीतर नहीं होते तो माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र के अंतिम दिन नहीं कहते कि फुटबॉल के मैदान में कमेंट्री करने वाला एक लड़का झारखंड राज्य में नेता बने। विधानसभा के भीतर राज्य के मुखिया को इनडायरेक्ट रूप से हमारा नाम लेना। इसलिए अपने आप को सकारात्मक रखें, नकारात्मक होने का प्रयास कभी नहीं। क्योंकि जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई आगाज होता है, बहुत कम संख्या में लोग बाहर आते हैं। अब बात करते हैं कि आज जो समस्याएं झारखंड के पास है, उन समस्याओं से सामना कैसे होगा। सबसे पहले स्थानीय नीति। आप सभी जानते हैं हम सभी एक परिवार में रहते हैं, किसी भी परिवार को चलाने के लिए, किसी भी जिला, देश, राज्य को चलाने के लिए एक पॉलिसी होती है, एक नीति बनती है। बिना नीति के कुछ भी नहीं चलता है। आज हम फुटबॉल के मैदान में हैं, यहाँ फुटबॉल का खेल होता होगा, अरे 90 मिनट का खेल छोड़ दीजिए, 5 मिनट में जो पेनल्टी का खेल होता है उसके लिए नीति बनती है। लेकिन कितना दुर्भाग्य का विषय, झारखंड राज्य एक नीति नहीं है, इस राज्य के पास एक पॉलिसी नहीं है कि यहाँ के स्थानीय लोग को। आज मनोज दा कह रहे थे कि लोग, बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि आप लोग बाहरी भीतरी के नाम पर बांट रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में कहते हैं बिहार और झारखंड में बांट रहे हैं। मैं चूंकि आज कहीं ना कहीं बिहार की सीमाओं से सटे क्षेत्र में खड़ा हूँ और मैं बिहार के अगर चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अगर कोई बिहार का भाई सुनता है तो मैं उससे कहना चाहूंगा कि इसमें बांटने का क्या सवाल है। आपके राज्य में क्या पॉलिसी है? आपके राज्य में जो नियुक्तियां ली जाती है उसमें अन्य राज्य के लोगों को क्या प्रावधान देते हैं? गुजरात में क्या पॉलिसी है, उड़ीसा में क्या पॉलिसी है, तेलंगाना में क्या पॉलिसी है, तमिलनाडु में क्या पॉलिसी है? आप बताइए स्टडी करके। मैंने बोकारो को झारखंड है, यहाँ पॉलिसी नहीं रहेगी, यहाँ 60-40 होगा, यहाँ नियोजन नीति नहीं रहेगी, यहाँ स्थानीय नीति नहीं रहेगी। और आप बात करते हैं बारी भीतरी की, हम हर स्वीकार करते हैं, हजारों लाखों की भीड़ से स्वीकार करते हैं। हाँ, हम बिहार से कटकर अलग में, हम आज भी मानते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है, लेकिन हम तो दलील ये देंगे कि जब हम बड़ा भाई से कटकर अपना हिस्से का खेत ले लिए तो खेत हमारा होना चाहिए, वहां जोड़ हमारा होना चाहिए ना। जब वो खेत हमारा है, वो फसल हमारी है, काटने वाले हम हैं, तो उस उपज पर अधिकार करने वाले आप कौन हैं? हाँ, बिहार के भाइयों को ही कहेंगे, इसमें बाहरी भीतरी का सवाल ही नहीं है। हर राज्य की अपनी पॉलिसी है, उड़ीसा की पॉलिसी है, गुजरात की पॉलिसी है, किसी भी राज्य की पॉलिसी को देखिए। अभी शायद छत्तीसगढ़ में दरोगा की बहाली आई है, हमारे कुछ साथी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे थे, सारा भरा
निवासी हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या कीजिए? जैसे लिखा नहीं, फॉर्म खत्म, फॉर्म क्लोज। आप झारखंड के फॉर्म को भरिए। क्या आप झारखंड के निवासी हैं? आप लिखेगा नहीं, वहां को फिलअप करने का मौका मिलेगा। तो क्या ये साजिश नहीं है? क्या हमारे झारखंड के नौजवान इसी हाल में जिएंगे कि हमने इसीलिए अलग झारखंड राज्य लिया है? अब बात करते हैं लोग, कानूनों की बात करते हैं, क्योंकि वो ये लोग, इन्हें लगता है कि झारखंड के लोग कानून जानते हैं। तो आज खुले मन से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं के माध्यम से तमाम कानूनविदों को चुनौती भी देते हैं और ललकार भी देते हैं। आप कानून की किताबों को लेकर आइए और डिबेट में बैठ जाइए, जिसको डिबेट करना है। और हमने तो स्पष्ट कहा है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से डिबेट करना ही नहीं चाहते। अरे वो तो खुद एमपी कोटा से बड़ी मुश्किल से गिरते लड़ते झगड़ते इंटर पास किए हैं। कल ही हम पीएचडी का एनुअल रिपोर्ट सबमिशन करके आए हैं। 3 बार में डॉक्टर अब बन जाएंगे। इसीलिए अगर डिबेट भी कराना है, यदि विषय पर बात भी करना है, किस राज्य के सबसे बड़े नौकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, उन्हें बुलाइए, उनसे बात करेंगे। कहिए उनको दलील प्रस्तुत करें नियोजन नीति को लेकर, कहिए उन्हें दलील प्रस्तुत करिए स्थानीय नीति को लेकर। हम लोग भी ड्राफ्टिंग करके बैठे हैं कि स्थानीय नीति का प्रारूप क्या होगा, नियोजन नीति का प्रारूप क्या होगा। यदि किसी एक पॉइंट में हम लोग को 30 सेकंड के लिए या जल्दी घड़ी रहे, सोनाटा रहे या टाइटन रहे, अगर खामोश कर दिया तो आंदोलन से हम लोग पीछे हट जाएंगे। आज 22 सालों का झारखंड है, अब हम लोग जवान नहीं सियान भी हो गए। अब हम लोग जवान नहीं सियान हुए हैं। इसी बात के इनके पेट में लगे कि अब ये लोग बोलने लगा है, ये लोग लड़ने लगा है, ये लोग लोगों को चलाने लगा है। आप कानून की बात करते हैं तो हम कानून की बात आपके समक्ष करना चाहेंगे। आप कहते हैं कि भारत देश में कोई कहीं भी रह सकता है, खा सकता है, गुजर बसर कर सकता है। पहला बात, कानून की जानकारी आपके पास आधी अधूरी होगी। आप जिस देश की दुहाई करते हैं, उसी देश के सुप्रीम कोर्ट में जो दिल्ली में बैठी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, 2002 को गुरमीत सिंह वर्सेस चंडीगढ़ हाउसिंग कोर्ट के खिलाफ एक जजमेंट दिया था कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का स्थानीय निवासी हो सकता है। 2002 का यह स्टेटमेंट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का निवासी हो सकता है। अब बताइए हम कहां गलत हैं? हम कहां गलत हैं बताइए? आप झारखंड में भी रहेंगे और आपका जो मूल निवास है यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आप वहां भी जाएंगे, आप दोहरी नीति का लाभ लेंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए आप हमें नक्सली कहो, आतंकी कहो, जो कहना है स्वीकार है, लेकिन वास्तव में कोई दोषी है आप लोग हैं, क्योंकि संविधान उल्लंघन हमने नहीं, उन लोगों ने किया है जो 2 राज्य में स्थानीय निवासी होने का दावा करते हैं। आज माननीय राज्यपाल अपने स्टेटमेंट देकर महाराष्ट्र चले गए कि 1932 का खतियान यदि लागू होता है तो जिन जिलों में बिहार राज्य के लोगों की संख्या ज्यादा है उनका क्या होगा। तो हम माननीय राज्यपाल महोदय, आप जहां गए हैं हम वही को उदाहरण देते हैं। आप महाराष्ट्र गए हैं ना, महाराष्ट्र में अनुमानित लगभग लाखों की संख्या में बिहार, यूपी और झारखंड के लोग रहते हैं। माननीय राज्यपाल, आप महाराष्ट्र गए हैं, आप महाराष्ट्र को सर्वे कीजिए, मोटा मोटी 5 साल जरूर महाराष्ट्रपाल रहिएगा। महाराष्ट्र के सर्वे कीजिए राज्यपाल महोदय, आप उस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा बन के गए हैं, वहां लगभग नहीं करने से भी करोड़ों की संख्या अन्य राज्यों की रहती है। क्या उनको वहां किसी जिले में, किसी तालुके में स्थानीय निवासी होने का अधिकार है? क्या है? तो फिर ये दोहरी नीति झारखंड के साथ क्यों? ये दोहरी नीति झारखंड के साथ क्यों? कि जिन राज्यों में, जिन जिलों में अन्य राज्यों के लोग रहते हैं तो हम क्या करें भाई? हमारे लोग भी रहते हैं। कोरोना के आंकड़ों ने बताया 12 लाख मजदूर बाहर से आए।
अगर कुल गिनती किया जाए तो 18 से 20 लाख लोग हमारे बाहर में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। क्या किसी राज्य में, क्या किसी एक भी राज्य में झारखंड किसी एक व्यक्ति को स्थानीय निवासी होने का पहचान मिला है? क्या वहां की गवर्नमेंट नौकरियों में आरक्षण मिला है? जब नहीं मिला है तो ये दोहरी नीति झारखंड के साथ। इसलिए ये फैसला जनता का। हम कौन होते हैं? हम लोग तो पढ़ने वाले छात्र हैं, हमें लगा कि गलत हो रहा है, बोलना चाहिए, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। हमें लगा कि गलत हो रहा है, हमें लड़ना चाहिए, इसीलिए लड़ रहे हैं। बाकी तय यहाँ की जनता कि गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आंख बंद करके यूं ही सो जाए। यदि आज आप आंख बंद करके सो जाते हैं तो आने वाले दिन आपके बच्चों का भविष्य अंधेरे में हो। 2004 में पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, 2004 में पहली बार जब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी झारखंड राज्य में, जब पहली बार 2004 में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या मांगा था? प्राइमरी यानी नर्सरी से 5वां तक का मास्टर, 5वां तक का मास्टर बनने के लिए क्या मांगा जाता है? डीएलएड प्लस इंटर, इंटर है ना, इंटर प्लस डीएलएड मांगा जाता है यदि आप 5वां का मास्टर बनेंगे तो। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का रूल रेगुलेशन है। लेकिन पता है 2004 में जब झारखंड में प्राइमरी टीचर की बहाली ली गई थी, क्या मांगा गया था? बीए प्लस बीएड। आप 18 साल पीछे चले जाएं, अतीत के झरोखे में चले जाएं और खंगालें इस रिपोर्ट को। 2004 में झारखंड में बीए प्लस बीएड मांगा गया। कितना क्रूर अन्याय, कितना क्रूर मजाक इस राज्य के निवासियों के साथ, इस राज्य के पढ़ने वाले छात्रों के साथ कि पूरा इंडिया इंटर मांग रहा है, केवल झारखंड वाला सबको बीए प्लस बीएड चाहिए। कहे चाहिए झारखंड उस समय नया नया बना था, यही नया झारखंड राज्य अलग हुआ था। यहाँ बीएड का कॉलेज कम था। जब बीएड का कॉलेज कम था, स्टूडेंट कम था, तो कहाँ था? यूपी बिहार। उस बहाली में 80% लोग यूपी बिहार के यहाँ प्राइमरी टीचर बन के आए। तो बता दीजिए हमारी लड़ाई कहाँ गलत है? हमने कौन सा असंवैधानिक बात कहा, न हमने कौन सा देशद्रोही होने का बात कहा है? बताइए। चले जाइए, हमारे एक साथी ने गुजरात में फॉर्म भरा था, सारा प्रक्रिया हो गया, उनका लेटर जो आया गुजराती भाषा, ना ही पढ़ेगा, ना जाके लेटर का उत्तर देगा और ना जाके गुजरात में वो अधिकारी बनेगा। और एक हमारे साथी उड़ीसा में जब लास्ट टाइम हुआ, उड़िया भाषा में ज्वाइनिंग लेटर, इंटरव्यू लेटर, ना वो उड़िया भाषा पढ़ेगा, ना जानेगा, ना जाके उड़ीसा की नौकरी। कुछ दिन पहले हम पुलिया होकर गुजर रहे थे, वहाँ किसी दुकान में बैठे तो 2-4 लोग पहचान नहीं करी, तो फलना है, झारखंड में हिला के रखा है। तो हम लोग डिस्कस करने लगे कि भाई बंगाल में क्या मामला है। बोला देखिए आपकी तरह तो हम लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ रूल है कि 90 को बंगाली का होगा, 5 को नेपाली का होगा और 5 को बाकी इंडिया का। हम बोले नेपाली से क्या कनेक्शन है आपका? तो विदेश का है। बोला नहीं, हम लोग का बंगाल का कुछ है, हमको भी जानकारी नहीं है, जैसे गोरखा लोग का है ना। तो ठीक उसी प्रकार बोला 5 को सीट हम लोग, मैंने नेपाली और भूटानी लोग जो गोरखा टाइप का है, जो हमारे देश का नहीं भी है, उनको 5 को सीट देते हैं, 5 को ऑल ओवर इंडिया को देते हैं, बाकी 90 को सीट बंगाल का। अब बताइए कहाँ है संविधान, कहाँ है राज्यपाल और कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? इसलिए अगर आप कानून की बात करते हैं तो अब कानूनों को हमने भी अध्ययन किया है। ये भारत का संविधान कहता भी है, नहीं भी कहता है। इसलिए सबसे पहली बात, अब झारखंड के लोग किसी प्रकार के धोखे में नहीं रहेंगे। अब हमारा जो अधिकार है उसे हमें देना होगा। अभी देखिए नियोजन नीति 60-40 आपने पेपर में पढ़ा होगा। 60 यानी झारखंड, मैंने जो रिजर्वेशन है उसमें भी आप आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ फर्जी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बन जाता है। यानी उस 60 में भी आप 5-10% नुकसान कर देंगे, यानी 50-50, यानी 50%
नियोजन पॉलिसी के अंतर्गत 50% नौकरियां झारखंड को और बाकी 50 ऑल ओवर इंडिया। एक से मोबाइल लाइव है, क्यों होगा? तो यही तेलंगाना स्टेट है जो भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के अनुसार अपने राज्य की 100% नौकरियों को अपने राज्य को सुरक्षित करता है। यही कर्नाटक है जो 3rd और 4th ग्रेड की 100% नौकरियों को कर्नाटक के लिए आरक्षित करता है। तो जब हम बात करते हैं झारखंड में झारखंडियत की, झारखंड के निवासी की, तो कौन सा गुनाह करते हैं? अब इसमें देखिए क्या होगा। यदि ये 50-50 का फंडा अप्लाई होता है तो बाकी जो 50 जो अन्य राज्यों के होंगे और उसमें मान के चलिए 90% अन्य राज्य के होंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं हम कुछ भी बोल रहे हैं तो 2-3 महीना पीछे चले जाइए। झारखंड के स्थापना दिवस के दिन इंजीनियर का रिजल्ट क्लियर हुआ था, जिसमें शायद 263 को बहाली क्लियर किया गया था। जो जनरल माने जो ओपन कोटा था उसमें 96% गैर झारखंड के लोगों का हुआ। ये हम नहीं आंकड़े कह रहे हैं। जो जनरल कोटा ओपन कोटा था यानी कोई भी आ सकता है, उसमें 96% जो इंजीनियर थे वो बाहर के। तो ठीक उसी प्रकार जो 50-50 की वैकेंसी आ रही है इसमें फिर 90% बाहर के लोग आएंगे। अब क्या होगा? बाहर के लोग आएंगे वो बड़ी बात नहीं है। यहाँ अब क्या नियम है, यदि बप्पा यहाँ नौकरी करते हो तो बेटवा झारखंडी भाई। यहाँ ये भी रूल है कि बप्पा यहाँ नौकरी कर लो तो बेटो यहाँ के निवासी। अब आप कहेंगे कि नहीं आप तो कुछ भी बोलते हैं। चलिए उदाहरण देते हैं। हम धनबाद जिले से आते हैं, वहाँ एगो बागमारा ब्लॉक है। उस ब्लॉक के अंतर्गत एगो महोदा नाम का क्षेत्र है। वहाँ 2 भाई बहन दोनों दरोगा बना है। भाई दरोगा बना है, झारखंड का दरोगा चतरा में ड्यूटी है और बहन जमुई में बना। जमुई झारखंड में नहीं, हम इतना जानते हैं। कहाँ है आप खोज। यानी वे लोग दोनों जगह, ये जो 60-40 है वो एगो बेटा को 60 में भी डलवा सकता है और एगो बेटा को 40 में। कहे कौन नौकरी कर चुका है, वो यहाँ नौकरी कर चुका है। एगो बेटा वो 60 में फॉर्म भरेगा और दूसरा बेटा को चाहेगा वो 40 में। उसका जैसा मन करेगा पैसा करेगा। तो यदि आज हम लोग इन चीजों का विरोध नहीं करते हैं तो हमारे जो छात्र और खासकर जैसा कि आंकड़े कहते हैं, हजारीबाग जिसको हम लोग एजुकेशन राजधानी कहते हैं, सबसे पढ़ने वाला छात्र हजारीबाग जाता है। सुने 75% तो गिरिडीह वाला। सही बात 75% गिरिडीह वाला होता है। कैसे पढ़ता है वहाँ? बात का सरकारी नौकरी है, होगा 2-4% सरकारी नौकरी का बेटा लोग होगा। मैक्सिमम लोग किसान परिवार से है, मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से है। बड़ी मुश्किल से रूम लेता है, घर से चोरा उड़ा जाता है। हम लोग बोले बेचारों की महसूस है क्या? बोला ना हम लोग खुद बनाते हैं। यानी किन विकट परिस्थितियों में आज झारखंड के लोग, झारखंड की युवा पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हजारीबाग में, रांची में जाके, धनबाद में जाके तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही तैयारी 10 साल 12 साल, किसी का पेट बढ़ गया, किसी की आंख की रोशनी चले गई, कोई तो टकला हो गया, 2-4 को तो बूढ़ा हो गया। पता चला वैकेंसी पता चला वैकेंसी। अभी मकसूद आलम जी को चिट्ठी दिए, बोला हम 2016 में टीजीटी पास अभ्यर्थी हैं, ग्रेजुएट का मामला है, अभी पोस्ट ग्रेजुएट मांगा जा रहा है। हम सीधा कहना चाहेंगे जेएसएससी ने आपके हिस्से की सीट को किसी बाहरी को बेच दिया। जेपीएससी में भी एक मामला आया था कुमारी दीप प्रेरणा का, PC1 से एगो सीट था, कुमारी दीप प्रेरणा का दावा था। लेकिन आखिरी समय एक चमत्कार होता है, पटना की एक लड़की को सीट दिया जाता है, अभी भी सीट टूटी। यानी इस राज्य में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते, जिस पर आपके कानों को यकीन नहीं होगा ना। आप किसी भी कानूनी प्रक्रिया से अगर होकर जाएंगे तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं आज इस राज्य में इतनी दुर्दशा हो। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आज देख सकते हैं अगर झारखंड को बेकार और बर्बाद किया जा रहा है तो उसके पीछे 3-4 लोग ही हैं। पहली ब्यूरोक्रेसी, दूसरी कॉर्पोरेट और तीसरी कंपनियां।
तो इनको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? हमारे विधायक। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज अभी पूर्व के वक्ता लोग कह रहे थे कि आज के नौजवान कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। यही हमारी हार हो जाती है। आई हेट पॉलिटिक्स, जैसे ही हमने कहा कि हम पॉलिटिक्स से, राजनीति से नफरत करते हैं, यकीन मानिए उसी दिन आप अपने देश से नफरत करते हैं। क्योंकि पता है भारत एक संवैधानिक देश है। संविधान और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और संविधान और राजनीति से ये देश चलता है। यानी आप कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, दैट मीन यू हेट कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पॉलिटिक्स संविधान से चलता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं आई हेट पॉलिटिशियन। हम अपने राजनेताओं से नफरत करते हैं। यदि आप राजनीति से नफरत करते हैं तो फिर हम लोग के लिए ये बालू खेलना है, मिट्टी काटना है, बाकी पॉलिसी तो विधानसभा के भीतर बनती है। और हम भी जब हम तो कहले रतिया के यहाँ आए ही, जब यहाँ रतिया के लिए तो हम कुतुब मीनार खोजे रहे कि कहाँ मिलते है कुतुब मीनार। कहे कि हम बाबूलाल मरांडी जी के इलाका में जा रहे हैं। हमें सोचले रहिए ना कि राज धनवार में एक से पहले तो आज मोटा मोटी हमारे 420 को जनसभा भय गए। हमरा बुझाओ नरेंद्र मोदी अपन जीवन में अपना सभा नहीं कर ले तो हम सोच ली एकर में लगभग 300 जनसभा हम स्कॉर्पियो पे कर लेंगे। तो नहीं देख ले हमें 300 सभा स्टेज से ना स्कॉर्पियो के छत पे कर ले रही है। तो आज हम खोजले कुतुब मीनार के ऊपर से सभा करवाए, क्या कि मरांडी जी कहले रहते कि कहाँ है कुतुब मीनार, हम वहां से कूद के मर जेबे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी बाहरी जनता पार्टी में ना जेबे। हम रतिये 12 बजे आए पूछ ले विपिन सामने हो, फिर रतिये हम 12 बजे अली कि चल पहले कुतुब मीनार खोजबे, कुतुब मीनार से भाषण देवे, वहां से लोग सुनते तो तनी आवाज भी दूर तक जीते और लोग के संख्या भी ज्यादा है। यानी हमार कह के मतलब हो कि यदि कोई दोषी है इस राज को लूटने में तो विधायिका के लोग, क्योंकि विधि बनाना विधायिका का काम है, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में रखना एमएलए का काम है, कॉर्पोरेट्स को कंट्रोल में रखना एमएलए का काम है, किसी पूंजीपति को कंट्रोल में रखना एमएलए का काम है। अब आप कहेंगे कैसे? आप गोड्डा में माननीय अडानी साहब, जो माननीय प्रधानमंत्री के गोद लिए हुए पुत्र आप कह सकते हैं, माननीय अडानी साहब ने गोड्डा में एक पावर प्लांट लगाया है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी किस प्रकार लगा है। न स्थानीय लोगों को मारा गया है, स्थानीय लोगों को पीटा गया है, स्थानीय लोगों से जबरन जमीन लिया गया। अब सवाल ये बनता है क्या उनका ये और तरीका सही था? ये अडानी साहब का जो प्लांट गोड्डा में बनने वाला था साथियों, ये प्लांट उड़ीसा में लगने वाला था। आप चाहें तो क्रॉस चेक करें। अभी जो गोड्डा में अडानी साहब का प्लांट लगा है, यही प्लांट उड़ीसा में और बंगाल में लगने वाला था, लेकिन बंगाल की विधायिका मजबूत है, उड़ीसा की विधायिका मजबूत है। वे जानते हैं ये बिजली तो सारा बांग्लादेश जाएगा, हम जमीन क्यों? अडानी साहब ने जो प्लांट गोड्डा में लगाया है, आपको जानकारी है? यदि नहीं है तो मैं बता दूं, 100% बिजली बांग्लादेश। इसीलिए उड़ीसा ने, बंगाल ने जमीन नहीं दी, लेकिन झारखंड का लोगों का है, जानता है, सारा कंपनी जानता है कि यहाँ का मिनिस्टर को, एमपी एमएलए को पिया दो, साला सब बेच दे, अपन घर द्वार छोड़ के बाकी को झारखंड बेच देगा। आज देखिए स्थिति सामने है, 1600 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा, सारा का सारा बांग्लादेश है। इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। पानी कहाँ? बड़ा कर नदी। पानी कहाँ? मायथेर, पंचे, चांडिल, कोनार, तेनुघाट की मन लाए बिजली। पानी हमार, पसीना हमार, शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। अभी यही नहीं पता, 100% बिजली बांग्लादेश। यानी कमी कहाँ है? इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे अभिभावक स्वरूप उपस्थित
जो हमारे हमसे आयु में बड़े हैं, थोड़ा सोचिए कि दोषी कौन है। ठीक है, यदि आपको लगता है हम लोग लीडर बनने आए हैं, भैया हम लोग को अस्वीकार मत कीजिए, लेकिन जिसको स्वीकार कीजिए आप उन्हें पुलिस ही बना दीजिए। आप हमसे कह दीजिए कि आप फुटबॉल मैदान में चंदा लेके उद्घाटन करने मत आइए, आप किसी सड़क का निर्माण में मत आइए, आप किसी नल नाला पुलिया का उद्घाटन में मत आइए, आप पॉलिसी बनाइए। यदि ये लोग पॉलिसी नहीं बनाते हैं और आप अगर इसके लिए दबाव नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा झारखंड बिक जाएगा, हर स्तर से झारखंड बिक जाएगा। आज बहुत सारे लोग कहेंगे कि इन्हें लीडर बनना है। अरे भाई बन भी जाए तो क्या दिक्कत। आप इतना तो जानते हैं कि मंच में जितना लोग बैठा है, तो उन्हीं के तो सभी की जानकारी है ना कि मंचवा में जितना लोग बैठले है कौन, सबके सब छात्र नेता कौन। अरे भाई छात्र नेता हथिन माने सब ग्रेजुएट तो कम से कम कर लिया, इंटर में छात्र नेता नहीं रहे, सब छात्र नेता हथिन ना भाई, यानी मोटा मोटी सब ग्रेजुएट हथिन ना। हमने के 11 गो में शायद 6 गो के 7 गो मिनिस्टर नॉन मैट्रिक हो, तो की गलती है भाई। यदि एकर में से कोई नेता बनिए गए, आने वाला दिन धनवार के विधायक बनिए गए, तो की गलती है। 11 गो में 1 दर्जन में आधा दर्जन अंगूठा छाप किला मंजूर हो। नया लड़का अगर है गेलो तो पेट में दर्द कहे भाई। जब तक सोच नहीं बदलता, जब तक हमनी की सोच नहीं बदलता है, तब तक सितारा नहीं बदलता। जानकारी खातिर बताए, देखो माननीय मुख्यमंत्री के कोई रिलेशन में बहन के शादी है, टाटा या कोई कंपनी ओवर में 80 लाख खर्चा करे। अब बताओ यदि वो कंपनी कहीं जमीन अधिग्रहण जबरन करिए लेता है तो मुख्यमंत्री की कर सकता है, 80 लाख खर्चा कर ले, कहे बताओ मिशन लेस विजन लेस। इनके पास दूरदर्शी सोच है ही नहीं। दूरदर्शी सोच हमारे राज्य के किसी एमएलए किसी मिनिस्टर में है ही नहीं कि 20 सालों में झारखंड क्या। कल हम केरेडारी में थे, केरेडारी हजारीबाग जिला में आता है, बड़का गांव विधानसभा में। केरेडारी का दृश्य देखने के बाद ऐसा लगा कि हम या तो तालिबान में आए हैं या तो अफगानिस्तान में आए हैं। चारों तरफ पुलिस, चारों तरफ। कहे पता है वहां कोयला का काम हो रहा है, 35 को कोल ब्लॉक है। आपके यहाँ थोड़ा सा कोल ब्लॉक नहीं है, आपके यहाँ खदान को 2-4 तो शायद उतना संकट नहीं है, खादान में उतना एरिया नहीं लिया जाता। लेकिन जो कोयला का खादान होता है, मोटा मोटी एक खादान में 10 को गांव लिया जाता है, वहाँ 35 यानी 350 को गांव। तो भाई 350 को गांव उजड़ेगा वो विषय नहीं है। हम देश के विरोधी नहीं है, हम विकास के विरोधी नहीं है। आप यदि विकास के नाम पर 350 नहीं 3,500 3.5 लाख गांव उजाड़ दीजिए, लेकिन विस्थापन नीति तो होना चाहिए। एक विस्थापन नीति तो होनी चाहिए ना कि हम जिन गांवों को उजाड़ रहे हैं उन्हें पहले जमीन देंगे, उसके बाद एक अच्छा मुआवजा देंगे, और तीसरा नंबर में जब तक यहाँ खदान रहेगा, जब तक यहाँ फैक्ट्री रहेगा, नौकरी में पहला अधिकार उनको मिलेगा जिनका जमीन गया है। लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। क्या है पता है, उनको महीना के हिसाब से 3,000 दिया जाएगा। अब इस बात को हमारे अनुभवी लोग सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। जो लोग हमसे आयु में बड़े हैं, जो 60-70 साल की आयु में हैं, हमारे जेठा लोग, चाचा लोग, दादाजी लोग सुन सकते हैं और समझिएगा कि वहाँ 25 साल के लिए कंपनी जमीन लेगी और महीने का 3,000 देगी, यानी साल का 36,000, साल का 36,000 देगी। अब आप बता दीजिए किसी भी प्रकार से क्या ये न्याय होगा? जो जमीन जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, जो जमीन हमारी पुरखों की देन है, वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस पर खाएगी, वो मात्र 36,000 सालाना देने का था। अब उसमें क्या हो सकता है? कोयला तो एवरेज करता है झारखंड में 1 एकड़ प्रति एकड़ में जहां कोयला होता है 70 लाख का मुनाफा होता है।
यानी जो जमीन हमसे 36,000 डिसमिल प्रत्येक साल के दर से लिया जाएगा, वहां उसी कंपनी को 70 लाख का मुनाफा होगा। कहे बस चंद मुट्ठी भर गद्दार नेताओं के। यदि इनकी मनसा सही होती, यदि इनकी मनसा साफ सुथरी होती, तो ये लोग एक उचित मुआवजा से करते। और हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। गोड्डा में कोयला का खनन होता है, वहां ईसीएल के नाम से होता है, ईस्टर्न कोल लिमिटेड। हमारे धनबाद में होता है बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक बोकारो और रामगढ़ में होता है सीसीएल, सेंट्रल कोल लिमिटेड। यानी कोयला की 3 इकाई झारखंड में काम करती है, बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल। ठीक उसी प्रकार और 5 यूनिट है कोयला खोदने का, जिसमें एक है आपका मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनसीएल नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, उड़ीसा में है एमसीएल महानदी कोल लिमिटेड, और महाराष्ट्र के नागपुर में है डब्ल्यूसीएल वेस्टर्न कोल लिमिटेड। सिंगरौली की घटना है, हमारे कुछ साथी जॉब करते हैं, आपको बताना चाहिए। वहां यदि किसी का जमीन लेने का मामला आता है तो सबसे पहले एक टीम तैयार होती है। वो टीम गांव तक जाती है, जाके सर्वे करती है कि किसका जमीन जाएगा और किसका घर। उसके बाद क्या करती है, जो प्रावधान होता है, क्योंकि सरकारी में आपका अगर 5 एकड़ जमीन लिया जाएगा तो 5 एकड़ आपको नहीं दिया जाएगा। यानी आपको 25 डिसमिल, कहीं 30 डिसमिल, 50 डिसमिल, जो भी मैंने एक अनुपात में सबको दिया जाएगा। तो सबसे पहले वो जमीन अलॉटमेंट करती है और कंपनी पैसा नहीं देती। एनसीएल परियोजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली क्षेत्र में कंपनी उसे मकान बना के देती। इसी भारत में कंपनी उसे मकान बना के देती है। लेकिन आ जाइए झारखंड, कंपनी बिना कहे पूछे, बिना ग्राम सभा के आपका पैसा ट्रेजरी में डाल दिया। आप पैसा उठा लीजिए, नहीं तो आपकी जमीन से आपका अधिकार जा चुका। आप नहीं मानिएगा तो अगला दिन डीसी अपना पावर दिखाएगा कि हम सिंघम हैं, पुलिस प्रशासन भर देगी, गांव को मारपीट के भगा देगी, खाली कर देगी और घर द्वार तोड़ देगी। ये झारखंड की पॉलिसी है। क्यों? बस विधायिका देगा। ये लोग अगर ईमानदार होते, ये लोग अगर स्वार्थ रहित होते, इनमें अगर स्वार्थ नहीं होती, तो जिस प्रकार बंगाल में, जिस प्रकार उड़ीसा में, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में अन्य परियोजनाएं काम कर रही है, अन्य कंपनियां भूमि अधिग्रहण कर रही है, ठीक उसी प्रकार झारखंड में। लेकिन आज झारखंड के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हमने कहा ये निर्भर जनता पे करेगी, ये निर्भर नौजवानों पे करेगी। इस राज्य की दिशा, इस राज्य की दशा को किस ओर लेकर जाना चाहिए। बाकी हम लोग क्या है, हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। जब जब माटी आवाज करेगी, जब जब माटी बुलाएगी, हम लोग आएंगे। हम लोग नरेंद्र मोदी भी नहीं है जो कहेंगे झोला उठा के चल देंगे। कहे जाएंगे मेरा बाप का जमीन है, कहे जाएंगे मेरे पुरखों का बलिदान है। जब जब माटी बुलाएगी हम किसी न किसी रूप में फिर आएंगे। कहे जाएंगे झोला उठा के, क्योंकि मेरा यहाँ के बाद कहीं कुछ नहीं। गोली खाना पड़ेगा यही खाएंगे, लाठी खाना पड़ेगा यही खाएंगे, मरना पड़ेगा यही मरेंगे, जलना पड़े या दफन होना पड़ेगा यही दफन होंगे, यही जलेंगे। इसलिए आज इस राज्य के तमाम नौजवानों को, इस राज्य के तमाम लोगों को एक नई सोच का सृजन करना होगा और इस राज्य के दिशा और दशा में परिवर्तन करना। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सूरत कहीं ना कहीं आपके इस उंगली से, इसी उंगली में लगने वाली ब्लू रंग की स्याही से इस राज्य की, इस देश की तकदीर लिखी जाएगी। इसलिए हम आशा करते हैं और आह्वान करते हैं कि जो हुक्मरान आज दिग नहीं रही है, आज डोल नहीं रही है, इसे 2024 में घुटने पर लाके उठा के पटक दें। यदि आप इन्हें अपने मत का पावर नहीं दिखाते हैं, या अपने आपके बाल बच्चों का भविष्य, आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य ये चंद रुपयों के लालच में
अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को आपकी जमीनें किसी कॉर्पोरेट को बेचे। जहां जहां आज परियोजनाएं हैं, जहां जहां खनन परियोजनाएं हैं, जहां जहां औद्योगिक, आज उन राज्यों की स्थिति को आप देखें और उसकी तुलना झारखंड राज्य से करें, कहीं नहीं टिकेगा ये राज्य। क्यों भाई? वही व्यवस्था, जबकि हम तो 40% खनिज संपदा अकेले, हम तो पूरे भारतवर्ष को 40% खनिज संपदा अकेले देते हैं, फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों और कब तक और क्यों सही? वरना हम एक साधारण सा नौजवान, हमको मेरा ब्लॉक में कोई नहीं जानता था, आज सुनने में आया 3 गो राज्य का मुख्यमंत्री चोरी छिपे हम लोग का वीडियो देखता है। कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन आज ये समय की मांग है। हमें समय ने तैयार किया है, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं, ना किसी बैकग्राउंड ने हमें तैयार किया है, हमें समय ने तैयार किया है। और आज इस समय की मांग है कि धनबाद जिले के एक छोटे से गांव का एक साधारण सा लड़का आज धनबाद में हजारों लोगों के बीच संबोधन कर रहा है। ये समय और नियति की मांग है। न हम आपने यहाँ पहली बार आए थे, न आपने मेरा नाम सुना, क्योंकि कहा गया है कि जब जब लोग शोषित होते हैं, जब जब किसी के अधिकार का हनन होता है, जब जब इंसान का वंचन होता है, दमन होता है, उत्पीड़न होता है, दोहन होता है, तब तब क्रांति आती है। बस हम लोग क्रांति का माध्यम बन गए कि उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है, कि झारखंड की गलियों से एक इनकलाब आया है। उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, खुशी से झूमते हुए नंगे बदन का मतलब आज सीने में 1932 का कत्याग लेकर चले कि लाख चला लो गोलियां ये कम नहीं होंगे, लाख चला लो गोलियां ये कम नहीं होंगे, शीश कटेंगे लेकिन गम नहीं होंगे। हमने बहुत बर्दाश्त किया है और बहुत सारे लोग जो बाहरी भीतरी की बात करते हैं, क्योंकि समय हो चला है, शाम का समय है और हमारे पूर्व जितने वक्ता है उन्होंने बहुत अच्छी तार्किक बातों को रखा है। मुझे तो लगा कि आज मुझे कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आयोजन कमेटी का मान को रखते हुए मैंने कहा, क्योंकि मुझे लगा आज जो भी पूर्व के वक्ता थे उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से झारखंड की हालात से आपको रूबरू कराया है। जो लोग बाहरी भीतरी की बात करते हैं, मैं लॉजिकली बात आपके सामने रखना चाहूंगा। और ये मैं नहीं, बिहार राज्य के, क्योंकि हमारा विवाद जब भी होता है तो बिहार झारखंड, बिहारी झारखंडी होता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके हृदय में दिल बसता हो, जो लोग न्याय चाहते हैं, जो लोग समानता चाहते हैं, जो लोग भाईचारा चाहते हैं, अगर वो बिहारी भी है तो झारखंड की इस लड़ाई में साथ। कैसे साथ हम बताते हैं। बिहार राज्य के एक उच्च न्यायालय के किसी जज का फोन आया था हमको, फरवरी का महीना था, 5 फरवरी से 10 फरवरी का दिन हमको कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं पता था कि उनकी बात को कभी हम अपने भाषण में रखेंगे। बिहार राज्य के हाई कोर्ट के किसी जज का, पटना के जज का फोन आया था। उन्होंने हमसे कहा, बाबू आप जो भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल सही लड़ रहे हैं। हम बोले सर आपका परिचय? बोला हम बिहार में न्यायालय के जज हैं। हम बोले सर इसमें तो सबसे ज्यादा बिहार राज्य के लोग ही प्रभावित होंगे हमारी नीति से। बोला इसमें गलत क्या है बाबू? भारत एक संवैधानिक देश है। इस देश में अलग अलग राज्य का गठन इसीलिए हुआ है कि उस राज्य के निवासी को आगे आने का मौका मिलेगा। अब तुम ही बताओ, यदि तुम्हारे लोगों को अलग अधिकार नहीं मिलेगा और यदि बिहार और झारखंड के छात्रों को एक साथ एक यूनिफॉर्म बैठा के, पहना के, एक कुर्सी में बैठा के एग्जाम लिया जाएगा, बिहार के लड़का के सामने झारखंड कहीं नहीं टिकेगा। बिहार के जज ने कहा। हम बोले बिल्कुल सर, सही बात आपने कहा, क्योंकि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय आज से 1000 साल पहले बना। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज से 1000 साल पहले बना है। आप बताइए झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कब बना? 1960 में रांची विश्वविद्यालय। बिहार में 1000 साल पहले विश्वविद्यालय बना है, झारखंड में 1960 में बना है। क्या मुकाबला होगा एजुकेशन में?
क्या मुकाबला होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान दिल से साफ था। पहले वो बिहार का था, अभी जज है, छोटा मोटा हवलदार चपरासी दरोगा नहीं है, वो जज है। और हम कोई छोटा फेंका फेंकी वाला बात नहीं कर रहे हैं। हम जो उनसे बात हुआ टेलीफोन में वही बात कर रहे हैं, हमसे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बात हुआ था। एक श्रीवास्तव करके वकील रहते हैं धनबाद में, उनको टेलीफोन किया था, बोला एगो नाम है, बोला नाम सुन रहे लड़का का धनबाद का, किसी तरह बात कराओ। उन्होंने क्या किया, आसपास में पता किया, जो लोकल वकील थे, खासकर हमारा टाइटल सुना था तो हम लोग का समुदाय का बहुत सारा वकील धनबाद में रहता है, उनसे पता किया और हमसे बात करवाया। उन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हारी लड़ाई सही है, यदि पूरा इंडिया एक होता, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, और यदि किसी असम के इंसान का नौकरी लग जाता गुजरात में, मास्टर बन जाता, कंट्रोल कर पाता। यदि किसी बंगाल का इंसान पंजाब में जाके दरोगा बन जाता, बोलते की कोठी, समझ में आता। इसीलिए भारत में अलग अलग राज्य इसीलिए बने हैं क्योंकि यहाँ विविधताएं हैं, यहाँ भाषा एक नहीं है, यहाँ पहनावा एक नहीं है, अरे वरना तो छोड़िए यहाँ भगवान एक नहीं। चलिए हिंदुइज्म की बात करते हैं। दक्षिण भारत में रहने वाले हिंदुइज्म को मानने वाले लोग जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, उत्तर भारत वाले नहीं करते। मैं हिंदुइज्म की बात कर रहा हूं, करते होंगे लेकिन पॉपुलर नहीं होगा, प्रचलन नहीं होगा। महाराष्ट्र में जिस उसी धर्म के मानने वाले लोग महाराष्ट्र में जिस ईश्वर को ज्यादा मानते हैं, बंगाल में नहीं मानते। यानी भारत विविधताओं का देश है, यहाँ एक भगवान नहीं है, यहाँ एक भाषा नहीं है, यहाँ एक बोली नहीं है, अरे यहाँ नाचने का तरीका एक नहीं, यहाँ खाने का तरीका एक नहीं है। तो आप उस देश में यदि ये लेक्चर देते हैं पूरा इंडिया एक है, कोई कहीं जाके नौकरी करेगा, गलत बात, आप गलत बात कर रहे हैं। भारत राज्यों का देश है, भारत में अलग अलग राज्य इसीलिए बने हैं कि उस राज्य के निवासी को आगे कैसे, उस राज्य के निवासी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अब बताइए, सड़क में दौड़ा देने से आगे बढ़ेगा, पेड़ में ऊपर चढ़ा देने से आगे बढ़ेगा नहीं, उसकी जेब जितना मजबूत होगी वो उतना आगे बढ़ेगा। आर्थिक उन्नति नियोजन से, पैसा पेड़ में नहीं लगता है। आर्थिक उन्नति इंसान की नौकरियों से संभव होगी, व्यापार से संभव होगी, ठेकेदारी से संभव होगी। आपको व्यापार से लेकर ठेकेदारी में, सरकारी से लेकर प्राइवेट में झारखंड के लोगों को प्रोत्साहन देना होगा। जितनी भी राज्य स्तर की नियुक्तियां हो उसमें कम से कम 90%। हमने तो कभी नहीं कहा, हमारा 1 साल से कोई भी वीडियो देख लीजिए, कोई भी स्टेटमेंट देख लीजिए, हमने तो 100% कभी नहीं कहा। हमने कहा 85 हो 90 हो, 3rd और 4th ग्रेड में झारखंडियों के लिए सुरक्षित किया जाए, और बाकी जो झारखंड की नौकरियां हैं यानी 1st और 2nd ग्रेड उसमें भी 75% करते हैं। तेलंगाना 100% करती है, तब तो किसी का पेट में दर्द नहीं होता है। और बिल्कुल हम खुले मन से मीडिया के माध्यम से बिहार, यूपी, बंगाल जो हमारे सीमाओं से सटे लोग हैं, अरे बिहार यूपी के लोग तो तमिलनाडु में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, बताइए कितना % वहां है? सरकारी नौकरियों में कितना % है? 0%। इसलिए 0% है क्योंकि मराठी मजबूत है, गुजराती मजबूत है, तमिल वाला मजबूत है। झारखंड में आपका 90%। क्यों? झारखंडी कमजोर, और आप चाहते हैं झारखंड को यूं ही कमजोर। तो अब ये होने नहीं दिया। क्या नौजवान तैयार है? क्या नौजवान तैयार है? जब जब छात्र बोल रहा है, जब जब छात्र बोल रहा है, राज सिंहासन को डोलाने की बारी है। कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा छानेगा इनकलाब के नारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से।
झारखंड हमने ऐसे नहीं लिया है। अंतिम समय जाते जाते और एक लॉजिक हम प्रेजेंट करना चाहेंगे। जो लोग कहते हैं 1953 में शायद सबसे पहले किसी राज्य का विभाजन हुआ था, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन हुआ था। 1966 में पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ था। चलिए इतिहास की बात को इतिहास में रखते हैं। हम 2000 की बात करते हैं, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। मीडिया बंधुओं के माध्यम से, जानकार लोगों के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं, क्या किसी व्यक्ति को आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में, उत्तराखंड राज्य बनाने में जेल जाना पड़ा था, गोली खाना पड़ा था? इन दोनों राज्यों का इतिहास को खंगालिए, वहां एगो बिल्ली नहीं कटा है, वहां एगो चूहा नहीं कटा है, यहाँ हम लोग गर्दन काट के दिए। इसलिए कृपया करके झारखंड के आंदोलन को बाकी राज्यों से कंपेयर ना किया। हमने गर्दन कटाया कि जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी है। क्रांति ने अगर एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी। यही हजारीबाग जिला का पिसूलगढ़ प्रखंड बलद मक्का गांव, एक गांव से 7 लोगों ने साथ दिया। मजाक? आप कहीं चले जाएं झारखंड के किसी चौक चौराहे में, प्रत्येक 1-1 किलोमीटर में किसी न किसी महापुरुष की मूर्ति मिलेगी। क्या वो फिल्म शूटिंग के लिए मूर्तियां हैं? कभी न कभी किसी न किसी कालखंड में झारखंड बनने में, झारखंड को संघर्ष करने में उनकी हत्या हुई है, उनकी शहादत हुई है, उनका बलिदान हुआ है, तब हमने झारखंड राज्य। इसलिए मैं तमाम भारत देश के तमाम राज्यों से जो लोग इस तरह की दलीलें देते हैं, उन्हें मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज डोंट कंपेयर द मूवमेंट ऑफ झारखंड फ्रॉम एनी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। किसी भी भारत देश के किसी भी राज्य से झारखंड राज्य के आंदोलन का तुलनात्मक अध्ययन आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इंसान का गला काट के रखा है, आपके यहाँ एक और भर्ती नहीं पड़ी। इसलिए आज ये आप नौजवानों को तय करना होगा, ये अब आने वाली पीढ़ी को तय करना होगा कि इस झारखंड राज्य को, इस झारखंड राज्य के भविष्य को कहां लेकर जाए।